उत्तराखंड का बेटा दिलवर नेगी जो दिल्ली में कुछ करने आया था उसकी हत्या कर देते हैं। ताहिर हुसैन, इनकी पार्षद चोरी करते हुए अभी पकड़ी जाती है मेरे वार्ड में, गीता रावत। आप ये कहाँ की बात करेंगे? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ये बात सच है क्या? लोगों ने कहा कि बड़ा कंफ्यूजन में है कि पता नहीं ये बीजेपी ने झूठी खबर फैलाई है। भैया सीबीआई ने पिछले 15 दिन से गिरफ्तार कर रखा है, तिहाड़ में बंद है इनकी पार्षद, जाके आप मिल सकते हैं, केले वेले आप लेके जाइए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की आंखों में खून के आंसू लाने वाले उत्तराखंड के शेर रवि नेगी जी का मैं आज आपके सामने इंटरव्यू पेश कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मनोज सिसोदिया की आंखों में खून के आंसू लाने वाले? दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव दिल्ली में, ये विधानसभा पटपड़गंज पड़ती है, तो रवि नेगी जी मनोज सिसोदिया के खिलाफ लड़ रहे थे और मनोज सिसोदिया को 14 राउंड की कुल गिनती में 12 राउंड तक हजारों वोट से आगे चल रहे थे। सिर्फ लास्ट के 2 राउंड में वो कुछ कम वोटों से हार गए। कितने कम वोटों से हारे आगे आप सुन पाएंगे। फिलहाल इस उत्तराखंड के शेर का इंटरव्यू आप सुनिए। अब मैं आपको बता दूं, 2020 में, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी पटपड़गंज विधानसभा पड़ता है, तो जब रवि नेगी जी 12 राउंड में आगे चल रहे थे, हमें लगा वो जीत ही जाएंगे और इतिहास बनाने जा रहे हैं। और उस दिन पूरी दुनिया के जितने भी उत्तराखंडी थे गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। हमने घर में मिठाई मंगवा ली थी, लेकिन लास्ट के 2 राउंड ने सारा मजा गिरा कर दिया। लेकिन फिर भी इस महान उत्तराखंडी ने जो करना था वो कर दिया, एक इतिहास बना दिया। दिल्ली के 12 मंत्रालयों पे कब्जा करने वाले उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को हराने की ओर अग्रसर करने वाले रवि नेगी जी भले कम वोटों से हारे, लेकिन हर उत्तराखंडी के दिलों में राज कर गए। रवि नेगी का मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत जबरदस्त बोले, बिंदास बोले, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और क्या खूब बोलते हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव में मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूं कि निश्चित रूप से रवि नेगी जी मनोज सिसोदिया को फिर हराएंगे। इस बार हराने से चूक गए थे। और मैं बता दूं आपको कि 2015 से 2020 तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास 67 विधायक थे और पूरा का पूरा कहें तो मनोज सिसोदिया के पास पूरा कब्जा था सरकार का। उसके बावजूद रवि नेगी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। तो हमारे उत्तराखंड के शेर, जिसने इतिहास बना दिया था और पूरी दुनिया के उत्तराखंडों के दिलों में राज करने वाले रवि नेगी जी को सुनिए। इस इंटरव्यू को सुन के आप भी कहेंगे 2025 में मनोज सिसोदिया को कोई हरा सकता है तो वो है रवि नेगी। सुनिए रवि नेगी जी। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाकात करवा रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को कड़े मुकाबले में सिर्फ 1600 वोटों से जिता दिया। या यूं कहिए, जिताने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ लास्ट 2 राउंड में वो जीत पाए। कुल 14 राउंड में 12 राउंड तक कई हजार वोटों से वो आगे थे, लास्ट के 2 राउंड में वो हार गए। तो रवि नेगी जी, सबसे आपका परिचय मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड के किस इलाके से रहने वाले हैं और उस समय सिर्फ हिंदुस्तान के हर कोने में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव था उस टाइम पे, और जब रवि नेगी ने उप मुख्यमंत्री जैसे चेहरे को हरा दिया था तो पूरे उत्तराखंड में ये चेहरा चर्चित हो गया था। रवि नेगी जी, पहले तो परिचय चाहता हूं मैं आपसे। नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी हूँ। मूलतः उत्तराखंड से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और अल्मोड़ा से आगे एक जैती एक जगह है, उस गाँव का मैं रहने वाला हूँ। और मेरे पूर्वज, मेरे पिता यहाँ दिल्ली आ गए थे, तब से हम दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। छात्र संघ की राजनीति, एबीपी से राजनीति शुरू करी हमने। उसके बाद से फिर हम युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा और ऐसे विभिन्न पदों का दायित्व लिया और आज चुनाव लड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये इसलिए ऐतिहासिक चुनाव था क्योंकि यहाँ पे जब उससे 2015 में जो चुनाव हुए थे, यहाँ से विनोद कुमार बिन्नी जी चुनाव लड़े थे सिसोदिया के खिलाफ और 50,000 वोटों से हारे थे। इसलिए ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक था कि सिर्फ 1600 वोटों से वो हारे। अगर 900 वोट इधर उधर हो जाते तो निश्चित रूप से जीत नेगी जी की होती। नेगी जी, 2020 में जब इस तरह की चीजें थी, आप 12 राउंड तक आगे थे, तो क्या अपनी जीत को आप तय मान रहे थे? नहीं, हम पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष करते थे और लोगों के काम करते थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार हम जीतेंगे। और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री जो 12 मंत्रालय का मालिक था, जो अपने आप को दिल्ली के मालिक बोलते थे और जो शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल में चुनाव लड़ रहे थे और हम जो अपने आप को कहते थे कि हमने बहुत काम किया, तो लगभग पटपड़गंज में 12 राउंड तक उनका सारा मॉडल हमने धाराशायी कर दिया था। और चंद कुछ झुग्गियों की वोटें थी, अगर वो वोटें नहीं खुलती तो मुझे लगता है कि इतिहास बदलता और सिसोदिया जी चुनाव हारते। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि एक
भ्रष्ट मॉडल, भ्रष्ट मॉडल बोलेंगे भाई, मतलब एक ऐसा मॉडल की जो नहीं है, लेकिन तो दावे करते हैं उन्होंने 4 ऐसे स्कूल खोले हैं जो इंटरनेशनल स्तर के माने जाते हैं। मैं कैसे कह सकते हैं कि मैं एक बात बताऊं, अगर आपने बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल खोले तो आप पटपड़गंज, जिस आपके फेस में पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, आपके फेस में, सिसोदिया जी के फेस में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था और सिसोदिया रगड़ रगड़ के जीत रहे, तो इसका मतलब कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं खोले ना आपने, सिर्फ जनता को गुमराह किया और जनता को बिल्कुल झूठ बोला और कुछ नहीं है। इनके जो खोखले वादे हैं खोखले ही रहते हैं। अच्छा, कई लोगों ने ये कहा कि उत्तराखंड का वोटर बहुत ज्यादा है तो वो सब एक हो गया, इसीलिए सिसोदिया जी को हार के कगार पे आ गए। देखो, उत्तराखंड का जो वोट है, उत्तराखंड शुरू से भाजपा को वोट देता है क्योंकि उत्तराखंड के लोग देश से प्रेम करते हैं और देश से प्रेम करते, जो देश से प्रेम करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, क्योंकि उत्तराखंड से हर घर से एक फौजी होता है और आज जितना फौजियों के लिए, जितना देश की आन बान शान के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं किसी सरकार ने काम किया हो। तो उत्तराखंड के सारे वोटर जो दिल्ली में रहते हैं वो वचनबद्ध है भाजपा को वोट देने के लिए। वो इसलिए वचनबद्ध है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारा राज्य हमें दिया था। तो ये तो खाली झूठ बोलने की बात है कि जी उत्तराखंड समीकरण चढ़ गया। उत्तराखंड के लोग तो मुझे प्यार करते हैं, वो तो देंगे ही देंगे वोट। अच्छा, सबने वोट दिया। रवि नेगी जी, आपका जन्म भी यही हुआ, अभी आपकी लगभग उम्र कितनी होगी? मेरे 42 साल 42 साल की उम्र हो गई, आप यही है। तो उत्तराखंड आपके दिल में किस हद तक जिंदा रहता है? उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं, हमारे पितर, हमारे जो पूर्वज थे देवभूमि से निकले हैं और जो असली ऊर्जा हमें देवभूमि से मिलती है। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, करीबन 2 करोड़ आबादी जो उत्तराखंड में रहती है, उन लोगों ने सीधे सीधे मुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के बलबूते में हमने दिल्ली में लगभग इनका किला धराशायी कर दिया था। अच्छा, आज की तारीख में उत्तराखंड के लिए आपके जो यहाँ शहरी लोग हैं, आप यहाँ के नेता बन चुके हैं और एक स्थापित नेता हैं, क्योंकि 1600 वोट से लगभग हारना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये ऐसे में उत्तराखंड के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो किस तरह की हैं? देखो, उत्तराखंड हमारे दिल में बसता है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो। जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और धामी जी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में और उत्तराखंड एक विकसित राज्यों में आएगा। जिस प्रकार केदारनाथ में आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी आने वाले समय में पहाड़ का काम आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड में आने वाली है धरातल में और उसका लाभ प्रत्येक उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा और एक जो सपनों का उत्तराखंड हम देखना चाहते हैं, वो सपनों का उत्तराखंड हमारा बनेगा। देखिए जी, सपनों का उत्तराखंड कहाँ से मिलेगा? अब मैं आपको बताऊं कि 2026 में नया परिसीमन होने वाला है। हमारा जो कुल उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 85% है पूरे उत्तराखंड का। उस 85% में से सिर्फ 15% एमएलए रह जाएंगे 2026 के नए परिसीमन में। यानी इतने बड़े 85% क्षेत्र में सिर्फ 15% एमएलए और 15% मैदानी क्षेत्र में 85% एमएलए हो जाएंगे। यानी सारे एमएलए तो मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। वैसे में कहाँ विकास होगा? और जो पर्वत की जो धारणा थी उत्तराखंड की, वो तो गौण हो गई। मैदानी क्षेत्र में भी उत्तराखंड के लोग ही रहते हैं। आज अगर अल्मोड़ा से किसी को पढ़ाई करने आना पड़ता है तो हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी भी उसका क्षेत्र है। भाई उत्तराखंड जहाँ जहाँ फैला है सब उत्तराखंड ही है। अगर मैदानी क्षेत्र में भी सीटें बढ़ती है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। और ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत काम हो रहे हैं और सड़कें जिस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग बने, जहाँ पे आज आप 12-12, 15-15 घंटे लगते थे जाने में, आज देखिए इतना सरल सुगम हो चुकी है यात्रा। 6-6 घंटे में, 4-4 घंटे में हम पहुंच जा रहे हैं। केदारनाथ सपने में सोचते थे कि केदारनाथ जाने में, आज केदारनाथ की यात्रा देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं और हर जगह ऑल वेदर रोड बन रही है। तो ये सब काम है भाजपा की सरकार में हो रहे हैं ना। देखिए, आपने ये सही कहा, लेकिन जब पहाड़ी, आप तो शायद विधायक बन भी जाते, एक विधायक की कितनी निधि होती है इसके वाकिफ होंगे आप। लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्र में विधायक कम रहेंगे तो अपनी निधि के संपूर्ण विकास तो कर ही नहीं पाएगा। तो कहां से, जो आपने भी कहा कि मैदानी क्षेत्रों में हमारे विधायक ही बन रहे हैं, पर पहाड़ी क्षेत्र की जो परिकल्पना हमने की है वो तो नष्ट होने वाली है। नहीं, डबल इंजन की सरकार, जब हम बार-बार चिल्लाते हैं ना डबल इंजन की सरकार, हम इसीलिए कहते हैं अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है और वह धामी जी की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार अपने आप काम करती है। आपने देखा होगा रेल कभी सपने भी नहीं सोचा था रेल आएगा। अब रेलें भी आ रही है उत्तराखंड के कई राज्यों में, ऊपर पहाड़ पे टच कर रही है। तो कहीं ना कहीं विकास की धारा बह रही है ना। डबल इंजन की सरकार की 10 मार्च के तो कांग्रेस दावे कर रही है कि पूर्ण बहुमत की आ रही है, फिर डबल इंजन सरकार रह कहां जाएगी? देखो, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। 70 साल देश को लूटने का काम करा, हमेशा जनमानस को ठगने का काम करा, हमेशा देश के खिलाफ खड़े रहे। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड की बात करती है, शहीदों की बात करती है। और आपने देखा होगा जनरल बिपिन रावत को जितना सम्मान हमारी सरकार ने दिया, और यही कांग्रेस है जिनको वो कांग्रेस कह रही थी ये गली का गुंडा है। आपको ध्यान होना चाहिए, हमारी आत्मा को आहत पहुंचाई इस कांग्रेस ने।
इस कांग्रेस ने जब जनरल बिपिन जी शहीद हुए तो इन्होंने इनके एक बड़े नेता ने कहा कि वो गली के गुंडे थे। आप सोचिए, अच्छा, ऐसी मान सकता है कि लोग उत्तराखंड में आएंगे क्या? तो 10 मार्च को क्या आप जीते दावा कर रहे हो उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, चौमुखी विकास होगा। उत्तराखंड का जो सपना, जो 2 करोड़ लोग, एक प्रकार से शर्त लगा दूं उसमें, क्या अगर जीतेगी तो मुझे, क्योंकि मेरा मोबाइल तो खराब हो गया है, तो मुझे DSLR कैमरा गिफ्ट करने वाले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा अगर जीत जाएगी तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। फिलहाल अब मैं दिल्ली पर आता हूँ। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल ने कहर ढाया हुआ है, पहले 67 अब 62 सीटों पर राज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अगली बार चुनाव होंगे यहाँ 2025 में, लगता है कि आप लोग मात दे पाओगे केजरीवाल को? तो झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक दो बार लोगों ने देख लिया है। अब इनकी सारी पोलें खुल रही हैं। जो ये साफ छवि की सरकार लेके आए थे, जो इन्होंने कहा था हम साफ पानी देंगे, साफ हवा देंगे, आज साफ हवा साफ पानी तो खत्म हो चुकी है। पर दिल्ली में शराब के ठेके जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मतलब जो धर्म की नगरी बननी थी वो धर्म की नगरी नहीं बन रही, वो शराब के ठेकों की नगरी बन चुकी है। फ्री बिजली, फ्री पानी यहाँ दिया जा रहा है, स्कूल भी ठीक ठाक बना दिए हैं, मतलब क्लिनिक भी खोल रहे हैं, इलाज भी फ्री हो रहा है। इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद आम आदमी को क्या चाहिए? वो सब उसे मिल रहा है। एक बात बताओ, से क्या मतलब है? बने खुले कौन देख रहा है? नहीं, एक बात बताओ, गली अगर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और गली के बाहर शराब का ठेका है और वो दारू पी के आएगा तो उस महिला को क्या चोट लगेगी? तो आप घर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ना। और आप बताइए, पिछले 7 साल में मुझे एक स्कूल बता दें केजरीवाल जी के, एक स्कूल नया बनाया। आप पुरानी बिल्डिंगों में 28 लाख रुपए लगाकर आपने काला धंधा, अपने दलालों को काम दे रहे हैं। और अस्पताल की बात कर रहे हैं, अस्पताल कौन सा बताओ? कोरोना काल में आपने सारी ऑक्सीजन खा गए, सारी बेड खा गए, आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, लाखों लोग मर गए। ये झूठ का पुलिंदा है। पिछले 7 सालों में कोई नई डीटीसी एक बस मुझे बता दे, एक बस खरीदी इन्होंने कहा यमुना वो साफ कर देंगे, थेम्स नदी बना देंगे। आप मुझे बताइए, वो गंदे नाले में तब्दील है यमुना नदी के बारे में आपसे सहमत हूँ। स्कूल ये हॉस्पिटल के मामले में आपसे सहमत हूँ ये, लेकिन आपने कहा कि 7 साल में कौन से नए स्कूल बनाए? 4 ऐसे मॉडल स्कूल बनाए हैं जहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, एयर कंडीशन है, गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ाई जाएंगे, और दिल्ली के 4 कोनों में 4 स्कूल बनाए। ये शायद आपकी जानकारी नहीं, मैं आपको बता दूं। देखो, हम कह रहे हैं कि आप एयर कंडीशन पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाओ, पर शिक्षा का स्तर 2013 में RTI में डाला था कि वो 17 लाख बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में। अभी RTI लगाई 2020 में, वो बच्चे 13 लाख रह गए। भाई, अच्छे स्कूल बनाए तो बच्चे बढ़ने चाहिए, बच्चे घटने चाहिए, पर 4 लाख बच्चे कहाँ से लगे? कोरोना काल के बाद तो दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लोगों ने एडमिशन लिया। वो तो मजबूरी है भाई, मजबूरी है। जिस घर का रोजगार छूट गया तो मजबूरी कहेगा वो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। आप बताओ, ये खालिस्तान की तरफदारी करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम भारत में एक अलग देश बनाएंगे और पहला प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेगा। तो क्या ये लोग देश के लोग हैं? 26 जनवरी जब होती है तो वहां पे धरने में बैठ जाते हैं। लाल किला में जब वंदे मातरम बोलते हैं प्रधानमंत्री तो इनके हाथ जेब में रहते हैं। जब लाल किला में नकली किसान, फर्जी किसान जब झंडा वहां पे झंडे को उतारते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब जैनियों में भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब ये साथ खड़े हो जाते हैं। अब इतने सारे इनके उल्टे काम है। उत्तराखंड का बेटा दिलवर नेगी जो दिल्ली में कुछ करने आया था, उसकी हत्या कर देते हैं। ताहिर हुसैन, इनकी पार्षद चोरी करते हुए अभी पकड़ी जाती है मेरे वार्ड में, गीता रावत। आप ये कहाँ की बात करेंगे? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। ये बात सच है क्या? लोगों ने कहा कि बड़ा कंफ्यूजन में है कि पता नहीं ये बीजेपी ने झूठी खबर फैलाई है। भैया, CBI ने पिछले 15 दिन से गिरफ्तार कर रखा। तिहाड़ में बंद है इनकी पार्षद, जाके आप मिल सकते हैं, केले वेले आप लेके जाइए और आपको पता चल जाएगा बंदा है। ये लोग झूठ बोलते हैं। इनकी करनी और कतरी में फर्क है। बिल्कुल जमानत नहीं है, करनी और कतरी में फर्क है इनकी। ये दलाली का पैसा सिसोदिया जी लेते थे। यहाँ जितने 27 शराब के ठेके खोले इन्होंने। आप पटपड़गंज विधानसभा में एक नया स्कूल नहीं, नया अस्पताल नहीं, नए पार्किंग नहीं, नया सामुदायिक भवन नहीं, नई सीवरेज की लाइन नहीं, पर शराब के ठेके नालंदा चौक, चंदर विहार, मंडावली, शशि गार्डन, आप शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली का पटपड़गंज का बेटा शराब की लत पड़ जाए? तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा। पटपड़गंज में ठगने का काम करा। सिसोदिया पिछले 7 साल से विधायक है। आप मुझे बताते हैं कि 7 दिन भी अगर कहीं वो नजर आया हो? इतना बड़ा कोविड काल हुआ, कहीं नजर नहीं आए, सिर्फ झूठ बोलते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हालात हैं, उस हालात के कारण MCD में आम आदमी पार्टी करारी हार होने वाली है। इनकी जमानत जब्तें होंगी। लोग समझ गए, जिन महिलाओं ने इनको वोट दिया था, जो महिलाएं सोचती थी हमारा घर का बिजली का बिल, पानी का बिल कम आएगा, आज वो ही महिलाएं, उनके पति जब दारू पी के घर से
घर के बाहर के चौराहे से निकल के आ रहे हैं, घरों में लड़ाई कर रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और चेन स्नैचिंग हो रही है, तो वही औरतें अब इसको उसी झाड़ू से इन पर झाड़ू फिरवाएंगे और आने वाले समय में इनके जमाना जबते होंगे, आप देखना। अच्छा, एमसीडी में इस बार लोग कह रहे हैं कि राज्य में और एमसीडी के पीछे बहुत लड़ाई थी, तो लोग ये मन बना रहे हैं कि भैया बहुत देख लिया आपने भारतीय जनता पार्टी को, विकास तो कुछ हुआ नहीं एमसीडी में, इस बार हम मन कर रहे हैं कि हम केजरीवाल जी को जिताना चाहते हैं। अब आप दावे कर रहे हैं। आप एक बार बताओ। आगे बढ़ने से पहले इतनी सी प्रार्थना है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है रवि के बिंदास बोल, सर्च करेंगे मेरा चैनल दिखाई देगा, लाल सब्सक्राइब को ऑन करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद बेल आइकन दिखाई देगी, उसको आप टिक करेंगे और नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा। प्लीज। आप कहाँ चंद्र विहार रहते हैं जी, आप चंद्र विहार में जब कोरोना काल में जब सो के उठ रहे थे, आपकी सड़कें साफ थी? सच बताना। दरअसल मैं ना नहीं, एक बार मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं थाने में अपने गढ़वाल फंस गया था। चलो मैं वैसे बता रहा हूँ, जब कोरोना काल चल रहा था ना, जब भयंकर महामारी थी, लोग घरों से निकलने में डर रहे थे, तब भी हमारे एमसीडी का कर्मचारी सफाई झाड़ू लगा के जा रहा था, तभी हमारी कूड़े के डीपर आ रहे थे, कूड़े के जब वो कूड़ा डाल रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आज 2015 से लेकर 2022 7 सालों में 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का देना है। आप पूरे साल भर काम करें और आपको जो यूट्यूब चैनल है वहां से पैसे ना मिले, कैसे काम करोगे भैया? तो ये काम कर रहे हैं इन्होंने, एमसीडी वालों को पैसे रोक दिए और एमसीडी को तनख्वाह नहीं दे रही, कोई विकास के लिए पैसे नहीं दिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार वो एमसीडी वाले ये सोच रहे हैं कि यार ये तो हमें देगा नहीं सैलरी, ऐसे में तो चलो इस बार केजरीवाल को जिताते हैं, कम से कम सैलरी तो मिल जाएगी हमको। वो ऐसे काम नहीं होना ना। आज दिल्ली में जब जिताया, दिल्ली के लोग खून के आंसू से रो रहे हैं ना। आज जिस वाईफाई की इसने बात करी, कहाँ है वाईफाई? इसने बोला महिला मार्शल लाऊं, कहाँ गई महिला मार्शल? इसने कहा डीटीसी बसें लाऊंगा, डीटीसी बसें कहाँ गई? इसने कहा मैं 2000 सरकार आएगी लोकपाल लाऊंगा, कहाँ गया लोकपाल? तो ये झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 7 सालों में आप मुझे बताइए, डीटीसी की व्यवस्था देखिए, 2023-24 में डीटीसी खत्म हो जाएगी। जल बोर्ड आज डूबने के कगार में है, सारी सरकारी चीजें सब खत्म हो रही है, कुछ नहीं। पर दिल्ली के लोगों को तो फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए ना, वो सोचते नहीं इस बारे में। लोग हाँ उत्तराखंड में जाते हैं, हमको लोग ताने मारते हैं, अभी तुम तो फ्री खाने वाले हो भाई। तो फिलहाल एमसीडी के इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई चली है और एमसीडी बेचारे को उनको पैसा नहीं मिला है, तो लोग जो कहते हैं कि भैया हमको सैलरी तभी मिलेगी जब केजरीवाल भी एमसीडी में आ जाएगा और इनकी जुगलबंदी से आराम से काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये मैं आपको बता दूं, आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, ये होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय के अंदर एमसीडी आती है और कोई ना कोई प्रावधान ला रहे हैं हम लोग। हो सकता है हमारे ऊपर शीर्ष नेता कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेटजी लाएंगे कि आने वाले समय में सीधा इनके तनख्वाह इनके खाते में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ ना कुछ बनने वाली व्यवस्था और वो लाभ इनको मिलेगा। अच्छा, चलिए इस बीच में आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? भाई कांग्रेस का तो सूखा है, उस पर तो कुछ है ही नहीं। उसका जो था वो सब आम आदमी लेगी। वो तो खाली वो है कि जैसे कई कहावतें हैं ना, मतलब कहावत होती है कि बिन शादी में बुलाए, क्या बोलते हैं ना, वही हाल है उसका। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक तंज कसा है उन्होंने कि बेगानी शादी में उधर देना, यानी कि कांग्रेस की स्थिति जैसे कि शून्य की स्थिति में है। वो अंतिम सवाल के साथ खत्म करूंगा। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी को इसको रोकने के लिए दिल्ली स्तर पर क्या काम करेगी और आपके स्तर पे ऐसे बचाव के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, आज सबसे ज्यादा जो ठगा गया वो कौन ठगा गया? आज हिंदू आदमी ठगा गया ना। आपने कहा कि राम मंदिर मत बनाओ, पर दिल्ली में आपने हाउस को 100 करोड़ रुपए अनुदान दे दिया। आप कहते हैं कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना दो, पर दिल्ली में जितनी भी विधानसभा है यहाँ पे उर्दू अकेडमी खोली जा रही है मनीष सिसोदिया जी द्वारा। मतलब आप उधर हिंदुओं के जो मंदिर है, मंदिर के पुजारियों को आप 1 रुपया नहीं देते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुस्लिम तुष्टीकरण को रोकने के लिए अपनी ओर से क्या कोशिश करेंगे? इसको जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सिर्फ एक लोगों की बात करते हैं। आज पूरे कोरोना काल में जितने रोहिंग्या मुसलमान थे उनको 10-10, 15-15 हजार रुपए इन्होंने ओखला में दिए, पर जो उत्तराखंड का आदमी था, जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, उसको रात भागना पड़ा, आनंद विहार से उत्तराखंड भागना पड़ा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ये लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी आगे भी। और जिस प्रकार मौलाना मस्जिदों में जो सम्मान उनको मिल रहा, तो पंडितों को भी सम्मान मिले, उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है और हम लोग रात दिन आवाज उठा रहे हैं। अंतिम सवाल, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या हार रही है? बहुमत से जीत रही जी, बहुमत से। तो ये रवि नेगी जी का दावा कि एमसीडी में जीत रही है। फिलहाल देखना बाकी होगा
कि क्या होता है इस दिल्ली में। रवि नेगी जी अब मैं एक चीज और आई। हाँ हाँ पहले ये गंगा वाटर की बात करते थे, आप बताओ गंगा वाटर कहाँ है? ये कहते थे हम 5 साफ पानी देंगे, गया तो गंगा वाटर मारा। आज कोरोना का इतना बड़ा कोविड काल हुआ, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत मोदी जी ने 2 साल राशन दिया लोगों को। अगर मोदी जी नहीं होते इस देश में तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता मर जाती, इतना बड़ी आपदा आई थी। पर दिन आप देखिए 2 साल तक राशन दिया, सबको डबल वैक्सीन लगाई, ये मोदी जी की कहीं ना कहीं देन थी ना। मतलब ये मोदी जी जब काम करते हैं तो ऊपर से जो योजना आती है वो मुसलमान और हिंदू में फर्क नहीं करती। वो योजना मुस्लिम भाई भी लेता है, वो योजना हिंदू भाई भी लेता है। पर केजरीवाल जो योजना लागू करता है वो सिर्फ मुस्लिम भाई लेता है, वो सिर्फ मौलाना लेंगे, वो सिर्फ रोहिंग्या लेंगे, वो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं करते? ये सोचने का विषय, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे। देखिए, आपने रवि नेगी जी को, उत्तराखंड की होने के नाते मुझे भी गर्व है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं दिल्ली में जिनकी आवाज उत्तराखंड तक पहुंचती है। और निश्चित रूप से 2020 में पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चित चेहरा रवि नेगी थे और आज आपके सामने रूबरू हुए थे। फिलहाल रवि के बिंदास में इतना ही। आपको बहुत स्वागत है। दोबारा मौका मिलेगा एमसीडी चुनाव के परिणामों के बाद हम इसे दोबारा मिलते हैं। और अगर 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतती है तो इसी जो कि कैबिनेट गिफ्ट करने वाले उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।